ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। हम लोग हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे। फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको कुछ टॉपिक हिस्ट्री ऑफ सेल बायोलॉजी के पढ़ाया था। आज हम रिमेनिंग टॉपिक का डिस्कशन करेंगे कि आपके कोर्स में और किन टॉपिक को शामिल किया गया है। कोशिका विज्ञान का इतिहास। दो तरह की सेल है, हम सब लोग जानते हैं। एक है यूकैरियोटिक सेल और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल होती है वो जो ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका पूरा एक सिंगल सेल जो है वो बॉडी को मेंटेन करके रखता है। यहाँ पर डबल सेल ऑर्गेनल्स, जितने भी डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, चाहे वो माइटोकॉन्ड्रिया है, चाहे वो क्लोरोप्लास्ट है, चाहे वो न्यूक्लियस है, इन सब का अभाव पाया जाता है। जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होती है वो उन सेल्स में राइबोसोम, न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियोइड्स के रूप में होता है, यानी कि जो क्रोमेटिन मटेरियल, न्यूक्लियस का यहाँ अभाव है, केंद्र का अभाव है, केंद्रक और केंद्रिका नहीं पाई जाती है। जो क्रोमेटिन मटेरियल है वो साइटोप्लाज्म में बिखरा हुआ पाया जाता है, उसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। ठीक है, न्यूक्लियर शब्द यूज़ नहीं करेंगे हम यहाँ पर, न्यूक्लियोइड शब्द यहाँ काम में लेंगे। यूकैरियोटिक सेल जो होती है वेल ऑर्गेनाइज्ड सेल होती है, उसको हम प्लांट सेल और एनिमल सेल में देख सकते हैं। यहाँ सारे डबल मेम्ब्रेन सेल ऑर्गन आप देख रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडी, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल ऑर्गेनल व्यवस्थित तरीके से पाए जाते हैं। उसकी बात हम यहाँ पर सेल बायोलॉजी में करेंगे। पिछले साल में हम लोगों ने कंपाउंड माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी जेनसन ने की थी। सेल की खोज करने का श्रेय हुक को है। लेवेनहॉक ने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया था। स्लीडन और सवान ने सेल थ्योरी को प्रस्तुत किया था। प्रुकेंजे ने 1840 में प्रोटोप्लाज्म जो शब्द है वो दिया था। विर्चाउ ने कहा था कि ऑल सेल कम फ्रॉम प्री एक्सिस्टिंग सेल। नई सेलों का निर्माण, नई कोशिकाओं का निर्माण पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होता है। ये सब बातें हमने फर्स्ट अपनी वीडियो लेक्चर में की थी। आज हम लोग पढ़ रहे हैं अगला अपना जो कौन कौन से लोगों की हमें बात करेंगे, क्या क्या नई डिस्कवरीज हुई हैं। उसमें नाइल्स हर्ब्स, जॉर्ज कोचर और माइलस्टोन ने मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की खोज की है। 1989 में थॉमस चेस और आल्टमान ने आरएनए, एक जो आरएनए होता है वो उत्प्रेरक के रूप में भी कार्य करता है। चाहे आप जो करें राइबोसोम नाम सुना है ना आपने, आरएनए है वो उत्प्रेरक के रूप में काम करता है। ये बात सबसे पहले किसने बताई थी? थॉमस चेस और आल्टमान ने। कॉम्पिटिटिव एग्जामों के हिसाब से हम देखें तो हिस्ट्री बहुत महत्वपूर्ण है। नॉर्मली यहाँ से 1-2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए ध्यान से इस चीज़ को पढ़ें। 1977 में इयान विल्मुट और साथियों ने डोली नामक भेड़ का क्लोन तैयार किया था। पहली जो क्लोनिंग भेड़ का था, जो पहला जो क्लोन तैयार किया गया था डोली का तैयार किया गया था 1997 में इयान विल्मुट और उसके साथियों ने। 1998 में जेम्स थॉमस ने मानव भ्रूण से स्टेम सेल विकसित की थी। आजकल आप सब लोग जानते हैं स्टेम सेल का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। जितने भी नए ऑर्गन बनाने हैं तो किसकी सहायता से बनाए जाते हैं? स्टेम सेल की सहायता से बनाए जाते हैं। तो मानव भ्रूण से स्टेम सेल का विकास जेम्स थॉमस ने किया था। 2002 में कोलोनॉइड प्रथम मानव भ्रूण तैयार करने का श्रेय लिया, जिसका नाम तैयार जो बेबी थी उसका नाम ईव रखा गया था। 2004 में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया गया था। आप हम सब लोग जानते हैं आजकल वी डिजीज़ जो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है, जो जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। तो उसको ट्रीट कैसे कर सकते हैं? ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के माध्यम से हमने मानव का जो क्रोमोसोम है उसके पूरे जीनों को हमने एक उसकी मैपिंग कर ली है कि कौन कौन से जीन है और उन जीनों का फंक्शंस क्या क्या होते हैं। वो जो मैपिंग है वो ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंतर्गत आती है, जिसे 2004 में कंप्लीट कर लिया गया है। सेल बायोलॉजी में किन किन लोगों ने नोबेल प्राइज़ जीते हैं, कौन कौन नोबेल प्राइज़ विनर हैं अब तक, उनकी बात हम करेंगे। 2002 में जॉन्स बी फेन, कोची टनाका और कुर्ट वुथरिच द्वारा स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स में कौन आते हैं? डीएनए, आरएनए, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, इनको मैक्रोमोलिक्यूल्स कहते हैं। उनके एनालिसिस और उनका जो एनालिसिस है मास और रेजोनेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी के माध्यम से करने के लिए इनको 2002 का नोबेल प्राइज़ दिया था। 1997 में पॉल बॉयर और वोकर
तथा स्कोउ ने एंजाइमेटिक मैकेनिज्म ऑफ सिंथेसिस और एटीपी का निर्माण कैसे होता है, कौन से एंजाइम ये काम करते हैं एटीपी निर्माण में, उसकी मैकेनिज्म के लिए 1997 का पुरस्कार इनको मिला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोबेल प्राइज़ की हम बात करें 1997 में कैरी मूलिस ने पीसीआर की सहायता से हम डीएनए के एक सिंगल सेगमेंट की मल्टीपल कॉपीज़ कुछ ही मिनटों और घंटों में तैयार कर सकते हैं। कुछ समय में ही डीएनए की मल्टीपल कॉपीज़ तैयार की जाती है, डीएनए लाइब्रेरी तैयार की जा सकती है। पहले हम केवल वेक्टर के माध्यम से डीएनए लाइब्रेरी बना सकते थे, लेकिन अब पीसीआर के माध्यम से बहुत इजी वे की टेक्निक है और बहुत ही सुविधाजनक टेक्निक है, जिसकी सहायता से डीएनए क्लोनिंग बहुत जल्दी की जा सकती है। इसकी खोज कैरी मूलिस ने 1984 में की थी और इस कार्य के लिए इनको 1993 का नोबेल प्राइज़ मिला है। 1983 में बारबरा मैक्लिंटोक, जिन्होंने जंपिंग जीन यानी कि कुछ ऐसे जीन होते हैं जो अपना स्थान एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम में परिवर्तित कर लेते हैं। इन स्थान परिवर्तित करने वाले जीनों को हम क्या कहते हैं, जंपिंग जीन कहते हैं। ये आप मेज में जो होता है उसमें भुट्टा जो होता है ना, उसमें देख सकते हैं कि कुछ जगह आप भुट्टे में पैचेस देख रहे हैं, तो ये पैचेस जो उत्पन्न हो रहे हैं, वो पैचेस जो धब्बे उत्पन्न हो रहे हैं वो जंपिंग जीन के कारण उत्पन्न हो रहे हैं। 1918 में पॉल बर्ग नामक वैज्ञानिक को रिकॉम्बिनेंट डीएनए तथा जो न्यूक्लिक अम्ल है उसकी बायोरासायनिक स्टडी के लिए नोबेल प्राइज़ मिला था। 1986 में नियनबर्ग को आनुवंशिकी कोड, जो आनुवंशिक कोड होते हैं, किस तरह से वो कोडिंग करते हैं अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस के दौरान, उन आनुवंशिकी कोड के लिए नियनबर्ग को 1968 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। हरगोविंद खुराना जो है अमेरिकी मूल भारतीय मूल निवास और अमेरिकी और जिन्होंने नागरिकता ली है, वैसे तो भारत के हैं ये, लेकिन अमेरिका के नागरिक हो चुके हैं ये लोग, तो इनको न्यूक्लिक अम्ल आनुवंशिकी कोड के लिए 1968 का नोबेल प्राइज़ मिला है। 1965 में जैकब और मोनार्ड, हम लोग इसको पढ़ेंगे डिटेल में ओपेरॉन मॉडल को। तो जीन नियमन अवधारणा, किस तरह से जीनों का नियमन शरीर में होता है, उन्होंने ओपेरॉन मॉडल प्रस्तुत किया था ई कोलाई पर। इस ओपेरॉन मॉडल के लिए इन्हें 1965 का नोबेल प्राइज़ भी मिला है। 1962 में जेडी वॉटसन और एफएस क्रिक को डीएनए का जो डबल हेलिक्स मॉडल जो प्रस्तुत किया है, डीएनए के इस डबल हेलिक्स मॉडल के लिए इन दो वैज्ञानिकों को संयुक्त रूप से 1962 का नोबेल प्राइज़ मिला है। 1959 में एस ओकावा और कोरेनबर्ग को इन विट्रो सिंथेसिस ऑफ डीएनए को लेबोरेटरी में सिंथेसिस कर लिया गया है। आर्टिफिशियली रूप से डीएनए को बनाने के लिए इनको ये नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 1958 में बिडल और टोटम ने न्यूरोस्पोरर को लेकर एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत प्रस्तुत किया था। एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर काम को संपन्न करता है और एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर काम को ही संपन्न करेगा। इस सिद्धांत को प्रस्तुत करने के लिए इन्हें 1958 का नोबेल प्राइज़ दिया गया है। 1946 में H.G. मूलर ने ड्रोसोफिला में जीन उत्परिवर्तन को डिस्कवर किया था, उस कार्य के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला है। 1943 में T.H. मॉर्गन को ड्रोसोफिला में X गुणसूत्र पर श्वेत जीन की उपस्थिति, कुछ ऐसी ड्रोसोफिला देखी थी जिनकी आइज़ जो होती है वो वाइट हो जाती है, तो वो किस कारण होती है, उस जीन की उपस्थिति के लिए इन्हें 1943 का नोबेल प्राइज़ दिया गया था। तो ये कुछ ऐसे महत्वपूर्ण साइंटिस्ट हैं मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी में, जिनको उनके अलग अलग क्षेत्रों के लिए नोबेल पुरस्कार मिला है। हम इनमें से कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम डिटेल में बात करेंगे। जब मैंने सिलेबस आपको पढ़ाया था, सिलेबस की बात हमने की थी, तो उस टॉपिक आपने देखे भी होंगे, उन टॉपिक की हम डिटेल में चर्चा करेंगे। लेकिन चूँकि हमें अपने नॉलेज के लिए, अपने ध्यान के लिए हमें ध्यान में रखना ज़रूरी है कि मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किन जेनेटिक्स और मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में किन वैज्ञानिकों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है और किन किन क्षेत्रों में किन किन कामों के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है। थैंक यू।